कल मैं ख़त्म के हिसाब से नहीं करूँगा, तो वो शांति से बातें आगे बढ़ा। देखते हैं हम स्लो में कितना स्लो रह सकते हैं। सभी लोग क्वेश्चन 19 पढ़े, शायद छाट के निकाला मैंने पहले, मुझे अलग अलग कराने हैं ना, इसलिए पहले 19 पढ़े ध्यान से, शांति से देखें सॉल्व होते हुए, और उसके बाद में आराम से आगे बढ़े। कुछ टारगेट नहीं है कि ये फिनिश करना है, तो नहीं हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, देखा जाएगा। वो सवाल है जो आदमी देखते ही छोड़ देगा, किसे ना किया जाए, क्योंकि उसे स्टार्ट करने का तरीका नहीं पता शायद। देखिए, अपने पास में कोई ऑर्गेनिक यानी कार्बन कंपाउंड है, उसके अंदर लगभग 69.77% केवल है कार्बन, उसमें लगभग 11.63% केवल है हाइड्रोजन, और बची कितने परसेंट? 6, 9, 11 जोड़ेंगे तो 80, थोड़ा और जोड़ दिया 63 वगैरह मिला दिया तो 81, लगभग 18 पॉइंट कितना 06% बची रह गई ऑक्सीजन, ये दिया गया। इस कंपाउंड का अगर मोलिकुलर मास निकालते हैं तो इस कंपाउंड का हम लोगों को मास भी ऑलरेडी गिवन है, इसका जो मास है वो कितना दिया है 86 म्यू, ठीक है। अच्छा, और काम की बात है, सुने, ये जो कंपाउंड जो भी है, डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, इसकी रिएक्शन टॉलेंस से नहीं होती है, मतलब कंफर्म एक कौन नहीं है, अल्डिहाइड कीटोन्स उससे कर जाते टॉलेंस से। ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन टॉलिन रिएजेंट से नहीं होती है। टॉलिन्स रिएजेंट किस किस से रिएक्शन कर जाता है? टॉलिन्स रिएजेंट किसी भी अल्डिहाइड से रिएक्शन कर जाएगा। ये मना कर रहा है कि ये टॉलिन से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो कंफर्म में ये जो भी कंपाउंड है ये अल्डिहाइड तो नहीं हो सकता, क्योंकि टॉलिन से रिएक्शन नहीं करेगा तो अल्डिहाइड तो नहीं है। उसके बाद में आगे बोला गया कि इट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गिव पॉजिटिव टेस्ट। ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। आइडोफॉर्म कौन दे सकते हैं? इनके पास में क्या पाया जाता है? अल्फा मिथाइल। तो ये बात भी कंफर्म है कि अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि इसके पास में अल्फा मिथाइल अवेलेबल है, इसके पास अल्फा मिथाइल। ये बात हमें याद करनी है कि आइडोफॉर्म टेस्ट दिया। और दूसरी बात, इसने एक एडिशन कंपाउंड जानते हैं किसे बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड, एलिमिनेशन होना शायद, कोई बात नहीं, मतलब नहीं एलिमिनेशन नहीं, खैर आगे देख लो। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड नाम के दो फॉर्मूले हम लोगों को दे देता है। उसमें एथेनोइक एसिड भी बन जाता है। अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज करके इसका एथेनोइक एसिड भी बन सकता है, बन जाता है, बन सकता है क्या, और इसका प्रोपेनोइक एसिड भी बन जाता है। तो सिंपल सीधी बात बस ये पूछी गई है कि फाइंड द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ऐसा जो इन सारी बातों को सेट कर रहा है? इसमें एक बात मैंने नहीं लिखी है कि एडिशन होने पर वो कुछ ना कुछ कंपाउंड देगा, मतलब कि वो अल्डिहाइड नहीं है, आइडोफॉर्म दे रहा है, अल्फा मिथाइल है उसके पास में, और ऑक्सीडाइज होने पर वो एथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड बनाता है। इस तरह से सवाल ट्राई करना।
कि दरअसल आता कहाँ से बताता हूँ मैं तुम्हें। 11th केमिस्ट्री की चैप्टर 1 स्टोइकियोमेट्री में से आता ही है। उसमें कभी किसी टाइम पर पढ़ाया जाता है एक चीज का नाम होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मान लो हमने वो पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे लिए कहानी कठिन हो चुकी है। इसके बावजूद हम शांति से देखेंगे कि होने क्या वाला है। सुने, पहली बात तो ये कंफर्म है कि अल्डेहाइड तो नहीं है क्योंकि टॉलरेंस नहीं दे रहा। अगर ये अल्डेहाइड नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसके पास में कंफर्म है कि CH3 तो पाया ही जाएगा, ये पाया जाएगा, पर डबल बॉन्ड OH तो नहीं होगा। ठीक, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज होने पर, ये नहीं है पर ये होगा, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज होने पर एथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड दे सकता है, 2 एसिड दे सकता है? ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो 2 एसिड रिलीज कर दे? एथेनोइक का फॉर्मूला तुम लोग शायद जानते होगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दे दे। प्रोपेनोइक यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये 2 फॉर्मूले निकालने, ये और ये दोनों दे दे। ऐसा कौन है? तो वो सब यहाँ से स्टार्ट नहीं होता सवाल, तो मैं यहीं से परसेंटेज से स्टार्ट करना। मतलब दिक्कत वही है कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो, कितना बड़ा, कितना लेंथी है, इसलिए कोई पेस नहीं है। आप आराम शांति से लगाएं, लेकिन मेहनत को अपने जीवन में जोड़ दें। ठीक है, हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूले वाला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोगों को बहुत पहले से आता नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो हमें ध्यान से सीखना है। अपने पास में 3 कंपाउंड गिवन है, एक तो कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है। इनकी परसेंटेज 69.77% है, इसकी 11.63% और इसकी 18.06%। मैं जानता हूँ इनके मॉलिक्यूलर मास कितने, कार्बन का मास कितना होता है सभी लोग जानते ही होंगे जहाँ तक है, 12। H का मास कितना होता है? 1। और O का मास कितना होता है? 16। ठीक है, तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूले में अगर एक बात बताई जाए कि इनके नाम से डिवाइड भी होते हैं, कुछ ऐसा तरीका है, किसी को फॉर्मूला निकालना आता है, कैसे निकलता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? ऐसी मतलब नॉर्मली पूछ रहा हूँ, किसी को कोई रफ आइडिया है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने का, निकालने का क्या तरीका होता है? ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे ही बनता है ना, ध्यान से देखें। सबसे पहली काम की चीज 18.6। ओके, देखो भाई, जिन लोगों को ये चीजें अंदाजे में है ही नहीं, वो ध्यान से सॉल्यूशन देखें। ये 18.6। ठीक है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसमें तुम्हें निकालना है इनका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू देयर मास, परसेंटेज का रेशियो निकालो विद मास। अगर यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो बनेगा 18 अपॉन में 1.06। हाँ नहीं, ये इसका मास कितना? 16 का डिवाइड, एक सेकंड, 18.6 अपॉन में 16, इससे डिवाइड करना है। 11.63 अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे, और 69.77 को डिवाइड करना है 12 से। इनकी रेशियो निकालने सबसे पहले। इनका रेशियो निकालने के बाद में तुम्हें कुछ बातें समझ में आएंगी। ध्यान से देखो कि तुम लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि ये सवाल कैसे किया जाता है। आज तो बस एक सिंपल सा टारगेट यही है कि एक आध सवाल हो जाए, एक आध ही हो जाए, देखते हैं। 69.77 डिवाइड बाई 12, आंसर निकल के आ जाएगा इसका 5.81। मैंने 8 ही मान लिया। उसके बाद में इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 11.63। और उसके बाद में जब इसको 16 से डिवाइड करेंगे, मतलब 18.6 को डिवाइड किया 16 से डिवाइडेड बाई 16, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1.16। ये इनके रेशियो निकल के आ गया, पर ये कंप्लीट डेटा नहीं है। एम्पिरिकल बनाने के तुम लोगों को सबसे पहला काम होता है परसेंटेज को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड दिया, और उसके बाद में उसको नेक्स्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करके देखते हैं। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू से सभी नंबरों को डिवाइड करो A to Z, सारे के सारे नंबर डिवाइड करें सबसे छोटी वाली वैल्यू से। जैसे कि अपने पास में 5.8 है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो आंसर क्या निकलेगा? 3.625। इसका रेशियो बता सकते हो होल में क्या बनेगा? एक को डिवीजन में गड़बड़ है क्या? 1.16। एक सेकंड, 5.8 डिवाइडिंग 1.16 डिवाइडेड बाय कुल नंबर क्या बना है इसका? 5। उसके बाद में क्लियर 11.63
डिवाइडेड बाय 1.16, इसका क्या बन जाएगा 10। और उसके बाद में अगला 1.16 को 1.16 से ही डिवाइड करेंगे, तो 1.16 डिवाइड करने पे आंसर क्या निकलेगा 1। इस तरह से यानी हमारे फॉर्मूले में सबसे मेन बात है कितने होने चाहिए कार्बन 5, कितने होने चाहिए हाइड्रोजन 10, और कितने होने चाहिए ऑक्सीजन 1। तो अपने पास में सिंपल बात परसेंटेज को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, जो आंसर है उसको स्मॉलेस्ट से डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना। यानी कि अपने जो भी सवाल है, जो भी फॉर्मूला है ये, जो भी फॉर्मूला है ये जिसको हम डील करने वाले हैं, उसमें C5 है, H10 है और 1 ऑक्सीजन है। ये बस चेक करना है इसका मॉलिक्यूलर मास 86 बैठता है कि नहीं। अगर हाँ तो हम सही निकाल रहे हैं, वरना हम गलत निकाल रहे हैं। कार्बन 1 का कितना होता है 12, तो पांचों कार्बन का 12 पंजे 60। 1 हाइड्रोजन का होता है 1, 10 हाइड्रोजन का 10, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब जोड़ेंगे तो 60 और 10 70 और 16 86, एकदम करेक्ट बैठा। मतलब कि C5H10 तो डन, ये तो है। अब बात है कि अल्डेहाइड है कि नहीं है ये, क्या ये अल्डेहाइड हो सकता है? नहीं। ये अल्डेहाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने सबसे पहली लाइन में मना किया कि सब एडिशन मतलब टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब ये अल्डेहाइड तो नहीं है। तो सिंगल ऑक्सीजन के साथ में तुम पे कौन सा बचता है? सिंगल ऑक्सीजन के साथ में तुम ऐसा कौन सा कंपाउंड बना सकते हो जिसके पास में अल्फा मिथाइल भी हो और वो ऑक्सीडेशन पर एथेनॉइक भी दे जाए, प्रोपेनॉइक भी दे जाए, और उसकी एडिशन रिएक्शन वाला कंपाउंड भी बन जाए। एडिशन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि वो NaHSO3 के साथ में भी रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना दे। ऐसा कौन सा हो सकता है? अब मैं बताता हूं, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं कि 5 कार्बन है और हमें रिएक्शंस को सेट करते हुए बॉन्ड बनाना, मतलब कोई भी कंपाउंड क्रिएट करना है, कोई भी कंपाउंड, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वापस से 1 2 3 4 5। हमें मतलब एक जगह मिथाइल चाहिए, मतलब उसने बोला हाइड्रोफॉर्म दिया तो एक जगह CH3 तो चाहिए ही चाहिए किनारे पर। अब अगर मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ, इसके पास में अल्फा मिथाइल है, यहाँ पर भी बात बन जाएगी CH2 CH3। और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड O, अब भी अल्फा मिथाइल है तो बन जाएगा CH2 CH2 CH3। तो इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखो तो इसमें तो समझ में आएगा कि शायद कार्बन 5 ही है, हाइड्रोजन 10 ही है और ऑक्सीजन 1 ही है। तो अपने पास में 2 ही फॉर्मूले सेफ हो रहे हैं अभी तक। इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये या फिर ये? चेक करना, देखो दोनों में कौन सा सही होना चाहिए। कि सब टॉलरेंस इनमें से कोई सा देगा नहीं, इनमें से कोई सा नहीं देगा, पहली बात डन। इनमें से हाइड्रोफॉर्म कौन दे सकता है? दोनों की, दोनों के पास में क्या पाया जाता है? अल्फा मिथाइल। एक सेकंड, अल्फा मिथाइल इसे बोलेंगे? अल्फा मिथाइल वाला कंसेप्ट किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है? इसके अंदर डबल बॉन्ड O के अंदर बात आती है, बगल वाला कार्बन इसको अल्फा मिथाइल। तो या तो ये फॉर्मूला बन सकता है, फिर ये बन सकता है। अब बताओ कौन सा बनना चाहिए? अल्फा मिथाइल वाला कंसेप्ट किसके अंदर है? डबल बॉन्ड के अंदर। तो सीधी बात है कि OH गलत है, हम ये फॉर्मूला वैलिड नहीं कर सकते। हमारी सभी रिएक्शनों के लिए जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। अब एक काम करते हैं कि सारी की सारी बातों को रीटेस्ट करके देख लेते हैं कि बात सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। मैंने फॉर्मूला ये बना दिया, अब मैं रीचेक करता हूं कि सारे स्टेटमेंट सही बैठे कि नहीं। सबसे पहला स्टेटमेंट, अगर मेरा फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो सीधी सीधी बात ये है कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये बात तो एकदम एक्यूरेट है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन 3I2 और किसकी प्रेजेंस में होता है, किसी को ध्यान तो होगा, NaOH, तो ये हाइड्रोफॉर्म दे जाएगा, बिल्कुल दे जाएगा। यहाँ ये बना देगा CHI3 प्लस में यहाँ बना देगा, ये कौन सा कंपाउंड बनता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के पास में Na, और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा इसमें से? NaI और प्लस में H2O। तो ये हाइड्रोफॉर्म दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। इसने हाइड्रोफॉर्म दिया, H2 निकाल दिया, ठीक है। अगर मैं इसी कंपाउंड की रिएक्शन, ये जो अपने पास में बना है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन, अगर मैं NaHSO3 के साथ में करता हूं तो क्या रिएक्शन कर जाएगा? डेफिनेटली करेगा। कि तुम समझ सकते हो खुद से कि जब बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर कैसा पार्शियली नेगेटिव, C पे कैसा पार्शियली पॉजिटिव, और Na होता है पॉजिटिव, तो वो जाएगा इसके पास में, जबकि ये आ जाएगा इसके पास में।
और तब एक एडिशन कंपाउंड बनेगा, मतलब ऐड होके कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2। उसके बाद में C के ऊपर चला जाएगा ONO, नीचे आ जाएगा HSO3। लेकिन अगर इसको हाइड्राइज करेंगे तो रिप्लेस हो जाती वैल्यू, H ऊपर और Na नीचे आ जाता है हाइड्राइज करने पर, तो बस यहाँ पे H यहाँ पे Na लग जाएगा। ये बात भी डन है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मैं इसका करता हूँ ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनोइक एसिड में, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH। और ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर ऑक्सीडाइज करनी है, सारी बातें सही बैठी हैं, लेकिन हमारी हेल्प किसने करी, टॉलिंस रिएजेंट ने, जिसका मेन मतलब था कि अल्डेहाइड तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे इसने बोला कि अल्फा मिथाइल है, मैं ये भी कंफर्म करेगा कि अल्कोहल भी नहीं है ये। अगर अल्फा मिथाइल है तो कंफर्म है कि कौन सा कंपाउंड होगा, पेंटेनॉन, वो भी 2 पर ऑन होगा। तो उस बात को ध्यान से लिखें, तरीके से निकाल दें कि हमें फॉर्मूला बनाने के बाद में ये सारी की सारी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सिस्टमेटिक तरीके से। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ऐसे ही चले जाएंगे। 86 का क्या रूल था, हमने जो बनाया वो सही है कि नहीं है, वो 86 चेक करना कि एक्यूरेट बैठा कि नहीं बैठा। ठीक है, लिख सकते हैं, सारी बातें नहीं, 19-20 बस हल्का फुल्का सा। ये हेमंत छुट्टी क्यों मार गया, इसमें एल्कोहल क्यों नहीं लगेगा वो समझ में आता है। उसके 2 रीजन है, आइडोफॉर्म भी किसके साथ होगा, कीटोन के साथ में। पहला अल्फा मिथाइल बोला तो अल्फा कंसेप्ट डबल बॉन्ड O के साथ में चलता है अल्फा, अल्डेहाइड और कीटोन्स में ही चलता है अल्फा वाला कंसेप्ट, वो एल्कोहल्स में चलता ही नहीं है। ऐसा मान के चले, सीधे सीधे जब कनेक्ट होने की बात चले इस पर, इस वजह से। ठीक है, रिवीजन के लिए डाल दिए। ये लिखें, सीधे फॉर्मूला लिखें, और इन रिएक्शंस को अपनी जिम्मेदारी से कि हाँ साहब करूंगा, मैं पक्का करूंगा इसका मतलब। आगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर थ्योरेटिकल है, ठीक है, पढ़ें। Although phenoxide ion has more number of stable resonating structure than carboxylic acid, but why it is stronger? पहली बार तुम जानते हो फेनोक्साइड किसे कहते हैं, फेनोक्साइड किसे कहते हैं, फेनोक्साइड यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर इस तरह से O का होना, O नेगेटिव इज फेनोक्साइड, बेंजीन की रिंग के ऊपर। और कार्बोक्सिलेट आयन किसे बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O के पास में O नेगेटिव का होना, ये कहलाता है कार्बोक्सिलेट आयन। तुम जरा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, सभी लोग बनाओ, इलेक्ट्रॉन नीचे, बॉन्ड डबल, आगे बढ़ाते जाओ, बना के दिखाओ एक बार। सबसे पहले ये इस तरफ, तो ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर इस तरह से नेगेटिव यहाँ और O के ऊपर डबल बॉन्ड है। फिर अगली बार जब ये आगे पहुंचेगा तो ये इस O खिसक जाएगा, यानी वापस से बेंजीन की रिंग ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, इस जगह पे बॉन्ड जा चुका है, इधर नेगेटिव,
नेगेटिव अगली बार फिर यहाँ जाएगा तो ये ऊपर चला जाता है, यानी कि जब त्रिभाजक में बनाओगे तो कुछ इस तरह से बॉन्ड इधर, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और जब अगली बार बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, यानी कुछ इस तरह से पेंजिन की रिंग के ऊपर यहाँ बॉन्ड, इस जगह बॉन्ड, इस जगह बॉन्ड, और यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव। इसमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, नीचे वाली की ओर बनाते हैं। जब ये नेगेटिव यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और इस जगह O नेगेटिव। एक और बन सकती, बताओ कौन सी, यही दोबारा से। जब ये यहाँ जाएगा तो बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, ऊपर, मतलब इसके पास में कुल 3 स्ट्रक्चर है यहाँ पे O P O कुछ इस तरह से, और इसमें सिर्फ 2 है। सवाल यही कह रहा है, सवाल कह रहा है कि फेनो ऑक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके पास में ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट, इसके पास में ओनली 2 ही शेप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक, ऐसा कुछ मतलब अगर H को छोड़ने का नंबर लग जाए, H छोड़ने का नंबर लग जाए तो ये जल्दी मानेगा। जल्दी क्यों मानेगा, क्योंकि इसको नेगेटिव से दुख नहीं है। अगर H को छोड़ने की बात आ जाएगी तो इसको नेगेटिव से आपत्ति नहीं है, मैं नेगेटिव रख सकता हूं, मैं नेगेटिव घुमा सकता हूं कम से कम 5 बार। लेकिन अगर H को छोड़ने की बात यहाँ पे चलेगी तो इसके पास में तो बस 2 ही तरीके रखने के। तो कायदे से तो कौन जल्दी H छोड़ सकता है, कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और कौन ज्यादा एसिडिक माना जाएगा, कायदे से ऊपर वाला मानना चाहिए, क्योंकि सब ये H छोड़कर खुद पर नेगेटिव रखेगा और उस नेगेटिव को अच्छे से जला देगा। पर इस पे तो बस 2 ही तरीके नेगेटिव को घुमाने के, तो कायदे से तो सब ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए पर ये नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली ये ज्यादा एसिडिक होता है इससे, इस बात के बावजूद कि इसकी शेप ज्यादा है, इस पे नेगेटिव चार्ज रखने की क्षमता अधिक है, इस पे H छोड़ने की संभावना ज्यादा दिखती है, उसके बावजूद भी ये ज्यादा नेगेटिव, ये ज्यादा एसिडिक है। 2 शेप होने के बावजूद भी ये H इसके मुकाबले जल्दी छोड़ देता है, क्यों, बस ये एक्सप्लेन करना है। क्योंकि नेगेटिव अगर है तो पक्की बात है H छोड़कर आया होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, जल्दी छोड़ने को तो H के लिए राजी होता है, ये प्रैक्टिकली ज्यादा एसिडिक है। उसके पीछे का रीजन देखें, 2-3 काम की बातें हैं। सबसे पहली काम की बात, यहाँ पे नेगेटिव कौन से एटम पर है, दूसरे वाले शेप में। यहाँ नेगेटिव 2 केस में है, दोनों में किसके ऊपर है, O के ऊपर है। यहाँ पर भी नेगेटिव O के ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव O के ऊपर है। ऑक्सीजन में, कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है, ऐसा कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखता है, ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 केस थे और दोनों में ही नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, जबकि यहां पर नेगेटिव किस किस के ऊपर है वो देख कर बताओ। पहले केस में O के ऊपर, दोबारा में कार्बन के ऊपर, तिबारा में कार्बन के ऊपर, चौथे में कार्बन के ऊपर, 5वें में वापस से O के ऊपर। तो यहाँ पे अगर तुम शांति समझो तो बात समझ में आएगी कि नेगेटिव को रखने की ज्यादा अच्छी क्षमता किसकी है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऑक्सीजन की खींचने ताकत ज्यादा है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सबसे पहली बात तो ये ठीक। हमारे दूसरे वाले केस में ये नेगेटिव भी O के पास में है, ये नेगेटिव भी O के पास में है, मतलब नेगेटिव O से हटेगा, O पर ही लगेगा, वो अच्छे से उसको सस्टेन करेगा, संभालेगा। मतलब दूसरे वाले केस में नेगेटिव O पर हटेगा और O पर ही लगेगा, वो नेगेटिव को अच्छे संभालेगा। लेकिन ऊपर वाले केस में जब नेगेटिव O से हटेगा तो कार्बन पे चढ़ेगा, संभालता है पर इतना अच्छा नहीं, क्योंकि O में ज्यादा अच्छी कैपेसिटी है। वापस से कार्बन पे जाएगा, संभालेगा पर ज्यादा खास नहीं, वापस से कार्बन पर ही जाएगा, संभालता है पर ज्यादा बेहतर नहीं, और वापस जाएगा O के पास में तो संभालेगा, बेहतर संभालेगा। इसमें ऐसा कौन सा केस है जहां पर जैसे कि ग्राफ डाउन जाएगा फिर अप जाएगा, संभालने का केस, यहाँ पे अच्छा संभालेगा, ये भी अच्छा संभालेगा, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव को काफी अच्छे बेहतरीन तरीके से संभाल के रखेगा दोनों ही केस में। लेकिन इस वाले केस में ये अच्छा संभालेगा, यहाँ थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि कार्बन ज्यादा अच्छा स्टेबल नहीं होता और नेगेटिव संभालने के लिए। कार्बन प्लस के लिए बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये भी ज्यादा अच्छा नहीं संभालेगा, ये भी ज्यादा अच्छा नहीं संभालेगा, फिर ये बढ़िया संभालेगा।
कहां पर इन दोनों केस में ए और बी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा कहां होगा जब थोड़ी मुश्किल आएगी माइनस को संभालने में, पहले वाले केस में कि दूसरे वाले केस में? पहले में। जब जब कार्बन पे नेगेटिव आएगा तब तब वो नेगेटिव को ज्यादा अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। लेकिन इस वाले केस में दो बच्चे दोनों अच्छे, मतलब ओ पे दो बार नेगेटिव आया, दोनों पे बड़ी तरह संभाला गया। बात ये नहीं कि खराब है अच्छा है, इससे बढ़िया नहीं है। ये दोनों केस में नेगेटिव को ओ रखता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, लेकिन उसमें ऊपर वाले में, मतलब ये वाला केस 1 है, ये वाला 2 है, 2, 3, 4 और 5 के टाइम पर, मतलब इसमें पहला केस और पांचवा केस ओ नेगेटिव को रखता है, गुड। लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे केस में कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है, दैट इज नॉट गुड। यहां पर अपने पास में दो ही केस हैं, ए और बी। इसमें दोनों केस में कार्बन, मतलब दोनों केस में ओ के ऊपर नेगेटिव है, दैट इज टू गुड। इसीलिए ज्यादा अच्छे से स्टेबल कौन होगा, एच को छोड़ने के लिए ज्यादा जल्दी राजी कौन होगा इन दोनों के मुकाबले में? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात को शांति से लिखते हैं, तरीके से देखना। अच्छा एक सेकंड और, ये जो नेगेटिव है वो किसी जगह पे रुक नहीं रहा है, लगातार चल रहा है, दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। मतलब किसी जगह पे शेप फिक्स नहीं है, मतलब अपने आप को लगातार चेंज कर रहा है, एक जगह पे बैठा हुआ नहीं है। तो ड्यूरिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव आयन ऑन फेनोऑक्साइड, it gained stable configuration at first and fifth position due to O negative, but not as much in case 2, 3 and 4। मतलब जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो ज्यादा स्टेबल कहां पे गेन करेगा, पहले पर और पांचवें पर, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे पर नहीं गेन करेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक के अंदर जो दो शेप बनती हैं, उन दोनों ही केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो O के ऊपर है, विच इज वेरी स्टेबल। इसीलिए एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फेनोक्साइड के। इस बात को ध्यान से लिखते हैं, देखना। ड्यूरिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in phenoxide, configuration first and fifth attains the negative more efficiently than second, third and fourth, then second, third and fourth, because O is more electronegative than carbon, then C for carbon। ठीक, उसी में अगली काम की चीज, whether इन कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि कार्बोक्सिलिक के टाइम पर इन कार्बोक्सिलेट लिख दो, इन कार्बोक्सिलेट आयन, दे हैव ओनली टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट इन बोथ केसेस नेगेटिव स्टेबलाइज ऑन ऑक्सीजन। लेकिन दोनों केस में नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही समाहित होता है, दैट्स व्हाई, अगली लाइन अपने आप ही ऐड कर दें, दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिड, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड देन कंपेयर टू फिनॉल। लेकिन तरीके से थ्योरेटिकल चीजें लिखा के सिस्टमैटिक तरीके से याद होंगी, तो सिस्टमैटिक तरीके से ही निकालें। में से किस किसने करी एक्सरसाइज कर घर जाके? मैं बहुत पीस में हूँ, मुझे पता है, पर अब नहीं हूँ, अब मैं रहूंगा भी नहीं, अब से कंटिन्यूस चलूंगा, ध्यान रखें। तुम का एक एब्सेंट थे, बता
अनुपस्थिति रिदम के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी तोड़ देती है। इसके लिए बहुत सारे शिकारों के नाम बताता हूं। दीपक, मोनू, वंश, लास्ट ईयर में से गोपाल, कृष्णा, मनोज, उससे पहले दीपांशु, सब में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, इरेगुलरिटी। कल जो कराया उससे कुछ तो यहाँ से मिक्स हो ही रहा, अटैच ही हो रहा होगा, हमने वही नहीं देखा तो हमारे लिए तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुआ, वो दिक्कत है। ज्यादा होने के बावजूद भी इसके मुकाबले अच्छा नहीं है, बस ये समस्या है। इस पे है तो आगे तो 40 चाहिए। मैं कल करा था कि छोड़ दिया मैंने, क्योंकि बताया था कि तो गलत भी है। Only two resonating structure, but in both cases negative stabilize on oxygen. That's why carboxylate is more stronger acid than compared to phenol. फेयर कॉपी में लिखें, दोबारा पुनः करें, सिस्टमेटिक बैठ करें ना। ऑर्गेनिक खून मांगती है आजादी के लिए। ठीक है भाई, ये हुआ 18 पे आता है पहले है, थ्योरेटिकली है तो जल्दी निकाल देंगे इस वजह से। देखो सबसे पहला सवाल है कि साइक्लोहेक्सिनोन फॉर्म साइनोहाइड्रोजन, सीएन से रिएक्शन करता है, लेकिन 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सिन डज नॉट रिएक्ट विद साइनोहाइड, डू नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रोजन। रीजन बताता हूं। पहली बात, मैंने किसी भी सवाल को करने के लिए बहुत सिंपल स्टेटमेंट बोल रखा है कि शेप बनाओ, बाकी सब अपने आप आ जाएगा दोबारा। साइक्लोहेक्सिनोन यानी कि बेंजीन जैसी रिंग पर डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे और डबल बॉन्ड ओ ऊपर, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सिनोन। और एक और अपने पास में साइक्लोहेक्सिनोन है, ये डबल बॉन्ड ओ, इसमें यहाँ पर 2 पर मिथाइल है, उसके बाद में 2 पर 2 मिथाइल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठ पर भी 6 पर ही मिथाइल ही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और मिथाइल है, CH3, ये है। तो सवाल ये कि अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन जानते हैं, साइनोहाइड्रिन किससे बोलते हैं? HCN। अगर मैं दोनों की रिएक्शन HCN से करवाता हूँ, HCN से इन दोनों की रिएक्शन, तो सवाल कह रहा है कि ये वाला HCN से रिएक्शन कर जाता है ये वाला, लेकिन ये क्यों नहीं करता? रीजन बताओ, पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं। पहली बार, रिएक्शन करने का सिस्टम क्या है? हम जानते हैं कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H पर कैसा आता है? पार्शियली पॉजिटिव, CN भी पार्शियली नेगेटिव। जबकि जब यहाँ टूटेगा तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे कैसा आता है? पॉजिटिव। रिएक्शन के अनुसार जो प्लस है माइनस से कनेक्ट होगा, CN चला जाएगा पॉजिटिव के पास में, तो बॉन्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा कि O के पास में तो आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा CN। ये वाला आदमी जो साइक्लोहेक्सिनोन है वो रिएक्शन कर जाता है HCN के साथ में, लेकिन ये नहीं करता। उसका रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ ज्यादा भीड़ है, वो अप्रोच लगाने ही नहीं देता है, तो क्यों फिजूल के ड्रामे लिखें। सिंगल एक रीजन देता हूँ सिंगल वर्ड में लिख देता हूँ, इंग्लिश अपने आप बना देंगे इसके अंदर ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। लीव स्टेरिक हिंड्रेंस इज द ओनली सिंगल सोल रीजन इससे रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, बस स्टेरिक हिंड्रेंस। इस वाले भीड़ ज्यादा है इसलिए
ये रिएक्शन नहीं करता, जबकि ओसालिन बीट कम है तो रिएक्शन कर जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2, टू में सभी लोग सबसे पहले तो शेप बताएंगे, अब तक तो शायद याद हो जाना चाहिए था। सेमी कार्बोजाइड किसे कहते हैं? सेमी कार्बोजाइड किसे बोला जाता है? NH2, वहां के लिखा है एक बार, H2N, उसके बाद में NH, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, लास्ट में क्या चीज? NH2। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कभी भी इस आदमी से करवाएं C डबल बॉन्ड OH से, तो कंपाउंड क्या बनता है? ये तो सेमी कार्बोजाइड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बोजाइड। ठीक है, उसके बाद में अगली काम की चीज, इससे जो रिएक्शन करवाएंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, मतलब कि कैसे बनेगा? H2 यहां से हटेगा, O यहां से हटेगा, और हटने के बाद में वो कुछ इस तरह से अटैच हो जाते हैं। C के पास में H रह जाता है, डबल बॉन्ड, इसका H2 हटेगा, बन जाएगा N, और यहाँ पे आ जाएगी NH के साथ में C डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। तो सवाल ये कि बस मुझे इतना समझा दो कि NH2 यही वाला क्यों हटता है, ये वाला H2 क्यों नहीं जाता, बस इतना। ये है क्वेश्चन कि जब भी सेमी कार्बाजोन बनता है तो उसमें दो NH2 ग्रुप लगे होते हैं। देयर आर 2 NH2 ग्रुप, यहाँ पे 2 NH2 है, बिल्कुल सही बात है। ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बाजोन। बस एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से ये लग जाए? इसका रीजन दो, एक ही क्यों करेगा? दूध वाला ही क्यों करेगा, पास वाला क्यों नहीं? रीजन क्यों नहीं? एक करेगा वो तो डन है, ये जो थोड़ा डिस्टेंस पर है वो करेगा, ये बात तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है, पर क्यों? यही सवाल है। बताओ। रीजन बहुत सिंपल सा है, रेजोनेंस। देखें अब कैसे, वो मैं बता देता हूं। लोन पेयर इनके पास में पाए जाते हैं ऑलरेडी, तो इसके बगल में दो एन है। अगर ये लोन पेयर ऊपर गया तो यहां से ऑप्शन नेगेटिव कहां चला जाएगा? ऊपर की ओर, माइनस चला जाएगा ऊपर के पास में। और अगर माइनस मतलब अगर ये वाला लोन पेयर इधर गया तो ये ऊपर चला जाएगा। कुल मिला के बात है कि ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप अपने पड़ोसियों के साथ में क्या बना लेता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके साथ में भी और इसके साथ में भी। लेकिन क्योंकि वो दूर है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए वो वाला आदमी बॉन्ड बनाने में आगे आ जाता है। लेकिन कार्बोनिल के दोनों पड़ोसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर जाते हैं, इसीलिए ये इसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा। इस बात को ध्यान से लिख लेते हैं कि बोथ नियर बाई ग्रुप ऑफ कार्बोनिल इन सेमी कार्बोजाइड, यानी सेमी कार्बोजाइड के अंदर ये जो कंपाउंड डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनिल यानी डबल बॉन्ड O। सेमी कार्बोजाइड के अंदर जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, उसके दोनों के दोनों ग्रुप, बोथ नियर बाई ग्रुप ऑफ कार्बोनिल इन सेमी कार्बोजाइड participate in formation of resonating structure। ये दोनों के दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। वेदर वाइल लिख लो, वाइल द NH2 ग्रुप while the another NH2 group, जबकि जो दूसरा NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप which is away from carbonyl do not participate, away from carbonyl वो पार्टिसिपेट नहीं करता। सीधी सीधी बात ये, away from carbonyl do not participate in that, in resonance, so it make
participate in formation of semi carbazone. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन आगे अपने आप लिख लें। उनमें से दोनों के दोनों रेजोनेटिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, जबकि वो नहीं करता। डिस्टेंस ज्यादा है ना, रेजोनेंस बना देता है वो, मतलब डिस्टेंस ज्यादा तो पार्टिसिपेट कर जाता है बॉन्ड बनाने में। थ्योरेटिकल चीजें जरूरी है, इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि तुम वैसी चीजों को किसी पूछ भी सकते हो, ये तुम पूछ नहीं सकते किसी नकल में भी, कोई तुम बताएगा भी नहीं। सेमी कार्बाजोन समझ में आ रहा है क्या लिखा कुछ? मतलब कि बोथ नियर ग्रुप ऑफ कार्बोनिल इन सेमी कार्बाजाइड पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि दूसरा एनोडर ग्रुप है वो दूर होता है जिससे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती है, और वो सेमी कार्बाजोन बना देता है उसके बाद। ठीक है, जरा तीसरा पढ़ें। तीसरे का जवाब तो शायद तुम्हें अपने आप दे देना चाहिए, ठीक ही है वो अपने आप में एक सवाल है। During the preparation of ester, carboxylic acid and alcohol, water should be removed as soon as possible. जैसे अपने पास में ये होता है ईस्टर बनाने की प्रोसेस क्या है, कोई भी कार्बोक्सिलिक उठाएंगे और उसमें एक हम लोग उठा लेंगे एल्कोहल OH CH2CH3। पहले तो मेरा तुम सबसे सवाल है अच्छा खासा, तो मुझे ये बताया कि इसमें OH कौन देता है, H कौन देता है? OH कौन देगा? कार्बोक्सिलिक। और H कौन देगा? एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक देगा OH, ही देगा H। जैसे ही इस कंपाउंड को रिलीज करेंगे अपने पास में ज्वाइनिंग होने पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में CH2 CH3, ये बन गया हमारे पास में ईस्टर, और प्लस में क्या निकलता है? वाटर। ये बस इतना पूछता है कि इसमें से वाटर को जल्दी से रिमूव क्यों करना चाहिए, बताओ? क्योंकि अगर वाटर रिमूव नहीं किया जाएगा तो वाटर इसको दोबारा से हाइड्राइज करके रिएक्शन क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। अगर वाटर रिमूव नहीं करेंगे तो एकदम से उसको रिवर्स कर देगा, इसलिए रिमूव वाटर एज सून एज पॉसिबल, जिससे कि रिएक्शन ओनली वन वे में चले, एक डायरेक्शन में चले। बात को सिंपल लिखते हैं, if water is not removed, then it will again hydrolyze the ester into carboxylic and alcohol, उसको दोबारा से हाइड्राइज कर देगा एंड अल्कोहल। तो बस इसीलिए उसको रिमूव करना चाहिए, नहीं तो हम उसी में वापस घूमते रहेंगे, ये इसमें बनेगा और ये वापस उन चला जाएगा। रिएक्शन को ओनली वन वे रखने के लिए, सिर्फ एक दिशा में रखने के लिए वाटर का रिमूवल एज सून एज पॉसिबल हो कर देना चाहिए, इतना तेज हो सकता हो। तो पानी ना हटाए तो क्या हटा दे? इसे हटा दो, इन्हें पास मत रहने दो, बस कोई भी एक आदमी को अलग करो, तो इसे ही अलग करो फिर। ठीक है, कन्वर्जन है 9 है, देखते हैं कितने हो जाते हैं, आराम से ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहला कन्वर्जन अपने पास में प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, CH3 C H डबल बॉन्ड CH2, इसमें लेके आना है। लोगों ने कभी किया है पहले? मतलब कन्वर्जन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शार्प होनी चाहिए, मुझे सारे चैप्टर सामने स्क्रीन पे टोनी स्टार की तरह दिखाई देने चाहिए, सब A to Z सारी चीजें, कि ये चैप्टर का पहला पन्ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये रही वो रिएक्शन जिसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। हवा में फ्लोट होते हैं, फ्लोट ऐसे बंद करके बढ़िया फ्लोटेशन होता है आग के अंदर, फ्लोटेशन करने के लिए रिवीजन।
सबसे पहली बात तो एल्कीन बनाने का कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। हम बस एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये एल्कोहल नहीं है, कीटोन है। कीटोन से एल्कोहल में कैसे जाएंगे? कीटोन को एल्कोहल में किससे कन्वर्ट करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट बोले, LiAlH4, ठीक। जब इसको करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3, CH के पास ऊपर क्या लग जाएगा? OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3। तुमने ये तो पढ़ाई है कि OH कैसे हटाते हैं, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया तुमने उसका, एल्कोहलिक। तुम चाहो तो OH हटा के Cl लगा लो, पहले Br लगा दो, सीधे हटा दो। किसकी वजह से बताओ? कंसंट्रेट H2SO4, तापमान बोलेंगे 440-43 केल्विन, वो एक ही बात है 440। तो इसको अगर एलिमिनेट करेंगे बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहली रिएक्शन सिंपल, मतलब याद करें तरीके से बैठ कर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 40 रह गया, पता है मुझे, पर ठीक कोई बात नहीं। बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लगेगा बताओ? C डबल बॉन्ड OH। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? अल्डेहाइड में, यानी कि बेंजीन से अल्डेहाइड बनाना है, C डबल बॉन्ड OH बनाना है। बोले भाई दोबारा से वही काम है जहां तक है, मुझे एक कार्बोक्सिलिक को अल्डेहाइड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? कार्बोक्सिलिक को अल्डेहाइड में कन्वर्ट करना, कौन सा तरीका लगेगा? अल्डेहाइड से करना होता तो, अगर अल्डेहाइड से कार्बोक्सिलिक में जाना होता तो ऑक्सीडेशन, उससे आएंगे तो रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो कोई सा, ठीक है। LiLH4 NaBH4 कोई सा भी मैंने ट्राई किया तो बात खत्म थी। रिडक्शन करेंगे तो सीधी बात है कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट इनटू अल्डेहाइड। तीसरा देखें ध्यान से, तीसरे के अंदर हमारे पास एक इथेनॉल है। ये कन्वर्जन थोड़ी है, तो सिंगल रिएक्शन, कन्वर्जन वो होते हैं लगातार खत्म नहीं होते, चेन बाय चेन चलते हैं। इथेनॉल यानी कि CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। और हमें इसको बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यानी कि पहली बात तो ब्यूटेन 1 2 3 4, अल यानी कि डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, और 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी OH, ये बनाना है। ये रिएक्शन कैसे करी जाएगी, बस ये सिंपल सा है। अच्छा, हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, ठीक। पहली बात, कोई मुझे इस कंपाउंड को देख के बताता है कंपाउंड देखा कहां पे है? एल्डोल कंडेंसेशन में, उसी में आता है ये। तो सबसे पहला काम तो सभी लोग, वो एल्डोल होता भी किसके साथ में? ओनली अल्डेहाइड के साथ में। सबसे पहले एल्कोहल को अल्डेहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कोई रिएजेंट बताएं। एल्कोहल से अल्डेहाइड करेंगे, अगर तुमने KMnO4 लगा दिया तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, हल्का वाला बोले PCC या CrO3, PCC कहेंगे, PCC। अगर PCC चुना जाएगा तो अपने पास बन जाएगा CH3 के पास में C डबल बॉन्ड O और अल्डेहाइड बना। अब इसको किससे करवाएंगे? NaOH, डाइल्यूट NaOH। हम जब भी इसके रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से करवाते हैं तो शायद मुझे ध्यान आना चाहिए कि डाइल्यूट NaOH से करवाने पर ये हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच होता है, पर हमें फाइनल स्टेप नहीं लिखना है, हमें बीच वाला लिखना है। तो ये इसके साथ में अटैच होगा, CH3 CH अटैच होगा CH2 के साथ में, ऊपर लग जाएगा OH, और जो लास्ट में है उसे सेम रहने देंगे। 2 स्टेप में खत्म किया। इसमें 4 से लेके 9 तक सारे बेंजीन के ही हैं, A to Z। बताया नहीं तो मैं छुट्टी क्यों करी थी 7 दिन। अब तो 4 हो गए ना, जैसे 2 तो मैंने करी, फिर तुम 2 कर लिया, 4 जोड़ जाएंगे। ये तो 2 ही होते।
मैं सबसे पहली बात तो धीरे चल नहीं रहा हूँ, आज शायद भले ही स्लो हूँ। उसका रीजन है कि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, आगे का चल रहा है। मैं शायद तुमसे 2 महीने आगे चल रहा हूँ। तो तुम अगस्त में बता देता हूँ कि सिलेबस तुम्हारा कब खत्म होगा, किस डेट को फिनिश होगा। तो मैं नवंबर में खड़ा हूँ, लेकिन शायद जनवरी में हूँ फिलहाल बाय ब्रेन, इसलिए तेज हूँ। यही काम है, खाली बैठे यही सोचता हूँ करते क्या हूँ मैं। इसलिए तेज हूँ और कुछ नहीं, तो अंदाजा नहीं है। और उन लोगों के लिए मौका दिया जा रहा है साहब जो घर पे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं तेज लिख दूं, कोई बात अगर समझ में ना आए तो चुपचाप लिख ले, घर मूड मारी हो। सच्चाई, मैं इस बात के पीछे थोड़ी नहीं समझा के ही मानूंगा तभी दम लूंगा ना, बिल्कुल नहीं। ना आगे जाऊंगा, तुझे टाइम दूंगा, आराम सोच के लिखियो शांति से। ये चल रहा है, यही चल रहा है वाकई में फिलहाल। आज भले ही डाउन हो गया, डाउन ही रहेगा आगे। अपने पास में बेंजीन है, हमें बेंजीन कन्वर्ट करनी है एम नाइट्रो एसिटोफेनॉन में। तो मुझे ये बताएगा पहली बात, एसिटोफेनॉन किसे कहते हैं? बताएगा कोई मुझे? C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एसिटोफेनॉन। इसमें कन्वर्ट करना है। बताओ पहला स्टेप तो मुझे यही जोड़ना चाहिए जिससे कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ा दूं। है कोई तरीका? कल कर रहे थे हम क्राइडल क्राफ्ट, अकाइलेशन, सीधे हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH। क्राइडल क्राफ्ट किसकी प्रेजेंस में होती है? एड्रेस CL3 की प्रेजेंस में। तो सीधी बात है यहाँ पे सबसे पहले अटैच हो जाएगा बेंजीन की रिंग। हमने कल लिखा था ऐसे चलते फिरते, थोड़ा काम बन जाता है उससे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हल्की फुल्की बता दो, भग जाओ बस, वो नजर में रह जाती है ना। नजरें बहुत अच्छा काम करती हैं। C डबल बॉन्ड O CH3, नजरें सही होनी चाहिए बस। हमें इसको क्या करवाना है फिर? नाइट्रेशन। हमने इसकी रेशन करवा दी है HNO3 से। और जब भी नाइट्रेशन होगा हमेशा किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट होगा। मेटा पे लगेगा, कार्बोनिल में लगेगा मेटा पे। तो फिर इसमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए बताओ? 2 स्टेप ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अब बताओ। देखें, ढूंढे एक बार है, उसके बाद बदलूंगा। अभी नहीं, पक्का नहीं बदलूंगा अभी। तुम बेंजल्डेहाइड C डबल बॉन्ड OH कन्वर्ट करना है बेंजोफेनॉन। फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे बेंजोफेनॉन का? बेंजोफेनॉन का फॉर्मूला बताओ। मैं 5वें की बात कर रहा हूँ शायद। हाँ, बेंजोफेनॉन का फॉर्मूला बता दूं। C डबल बॉन्ड O और एक और बेंजीन। मैं तुम्हें बात ये बोल रहा हूँ कि मैंने 15वां क्यों चुन लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 14वां सवाल कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ से वहां जाएंगे थोड़ा सा आसान महसूस होगा। बस प्रश्न बस इतना सही है कि अब बताएंगे क्या करना चाहिए। किससे बढ़ा दूं इसे? क्लोरबेंजीन। ठीक, चलो अगर हम इसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करवा दें Cl से, तो HCl बाहर निकलेगा। और जब HCl बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये बेंजोफेनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा।
कॉमन सेंस चल रहा है, कोई मैथमेटिकल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, बस देख के तुक्का मार रहे हैं और तुक्के सही बैठ रहे हैं। आगे मुझे ब्रोम बेंजीन को फिनाइल ईथर, एक सेकंड, 5 कितने रखे, 4 और पीछे कितने, 3-4 पीछे रह गए हैं। इन्हें कल ही खत्म करते हैं, मतलब सभी लोग इसे कंफर्म